नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे नया टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता। इससे पहले अपने बुद्धि और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी वो पढ़ चुके हैं और ये जो नोट्स हैं वो सारयुक्त हैं और जितने भी परीक्षा के अंदर प्रश्न बनते हैं वो इसमें से पक्के आने की संभावना है, क्योंकि आप इसे पढ़कर भी आपको ये महसूस हो जाएगा कि वास्तव में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। संसार में सभी व्यक्ति अपने आप में अन्य से भिन्न होते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति में पाए जाने वाले अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कह सकते हैं या कहते हैं। स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता को इस प्रकार से परिभाषित किया है। कोई भी मापन योग्य विशेषताएं जैसे रंग, रूप, आकार, संरचना, नजरिया के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग रूप में देखना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका आधार क्या है? बुद्धिलब्धि, मानसिकता, धारण क्षमता आदि। और बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है रंग, रूप, कद काठी, चाल ढाल, व्यवहार, सांवेगिक स्थिति, रुचि, अभिरुचि, आदत, कार्यप्रणाली, मनोवृत्ति आदि। ये बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक। इसमें लिंग भी हो सकता है, वंशक्रम, वातावरण, सामाजिक स्तर, शिक्षा कार्य, रुचियाँ, प्रशिक्षण, आयु, मित्र मंडली, खेल का मैदान। ये सारे जो कारक हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता के होते हैं। तो इसमें प्रश्न हो सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारक कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उपयोगी विधियाँ। तो पहली विधि है प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि। जनक थे किलपैट्रिक और कार्य व्यवहार की योग्यता के लिए ये जानी जाती है। दूसरी है किंडरगार्टन विधि। जनक हैं फ्रोबेल। योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से सीखने में ये सहायक होती है। उसके आगे है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जनक हैं मारिया मॉन्टेसरी। ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय के आधार पर ये कार्य करती है। उसके बाद है डाल्टन विधि। जनक हैं कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट। प्रत्येक बालक में सीखने की रुचि भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद देखिए बुनियादी या बेसिक शिक्षा विधि। इसके जनक हैं महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पे ही जोर दिया था और ये 1935 में बताई गई। इस विधि का विकास डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1937 से 39 के बीच में बताया। इस प्रणाली के द्वारा बालक को भविष्य की दिशा उसकी कार्य रुचि के आधार पर प्राप्त होता है। ये इसकी क्या है, एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उपयोगी विधियां हैं जो इस तरह से अपने पढ़ी है। तो इसको आप रिवाइज कीजिए एक दो बार तो याद हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो भी बालक होते हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें जो अपने पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि हैं, बाल अपराधी हैं, सृजनशील हैं या समस्यात्मक बालक होते हैं। ये अपने क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो बालक हैं वो आगे अपने पढ़ेंगे। तो विशेष बालक, प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालक, वे बालक जो सीखने एवं व्यवहार करने के दृष्टिकोण से भिन्नता प्रकट करते हैं उनको विशेष बालकों के रूप में जानते हैं। इन बालकों को राष्ट्र की धरोहर माना जाता है। तो कई प्रकार के ये विशेष बालक हैं, जैसे प्रतिभाशाली हैं,
पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि हैं, बाल अपराधी हैं, सृजनशील हैं, समस्यात्मक बालक हैं। पहले अपने बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक। वे बालक जो कार्य व्यवहार के दृष्टिकोण से सभी कार्यों में अन्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये एक तरह से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है या एक डेफिनेशन है। टर्मन और ओडन ने बताया कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो शारीरिक संगठन, शैक्षिक गतिविधियों एवं खेलकूद की बहुलताओं में श्रेष्ठ होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। स्किनर ने अपने हिसाब से बताया था, स्किनर और हरीमैन ने, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के नाम के आगे किया जाता है जो अन्य से श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार स्किनर और हरीमैन ने बताया था। क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बताया था कि वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक शैक्षिक कार्य, खेल कूद एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में सदैव आगे श्रेष्ठ रहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं: बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है, ये टर्मन के अनुसार है। कार्यों के प्रति सकारात्मकता, मिलनसार, उच्च आकांक्षा स्तर, उच्च समायोजन क्षमता, कार्य प्रणाली की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण, उच्च निर्णय क्षमता वाले जो छात्र होते हैं, सहयोगी व्यवहार एवं श्रेष्ठ परिणाम देने वाले जो छात्र होते हैं वो प्रतिभाशाली छात्रों में आते हैं। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कक्षा उनकी सामान्य स्तर से ही होनी चाहिए। सामान्य बालकों के साथ शिक्षण कराना चाहिए। सामान्य से कुछ बड़ा या विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियों की संलग्नता होनी चाहिए। मतलब ये जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए ये योग्य बातें हैं। उसके बाद है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक की परिभाषा की बात करें तो वो इस प्रकार है: किसी भी श्रेणी का बालक जब कार्य व्यवहार की दृष्टि से अन्य अपनी श्रेणी के बालकों की अपेक्षा कमजोर व्यवहार प्रदर्शित करता है, वह पिछड़ा बालक कहलाता है। नोट लगा के ये लिखा है मैंने। प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हो सकता है यदि वह अपनी बुद्धि लब्धि की श्रेणी के अनुसार कार्य नहीं करता हो तथा पिछड़े बालक अर्थ मंदबुद्धि नहीं है। मतलब पिछड़े बालकों को अपने मंदबुद्धि नहीं कह सकते। अब एक मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट, उन्होंने पिछड़े बालक की परिभाषा इस प्रकार से बताई: वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी से छोटी कक्षा के उन कार्यों को नहीं कर पाते जो अन्य के लिए सामान्य होते हैं। ये सिरिल बर्ट ने बताया था। रोनल ने बताया वे बालक पिछड़े होते हैं जो शैक्षिक व अन्य गतिविधियों में अपनी आयु स्तर के बालकों से उल्लेखनीय कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। मतलब अपने आयु स्तर के जो बालक होते हैं उनसे उनमें क्या है, कमजोरी होती है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं: बुद्धि लब्धि 80 से 89 तक होती है और अपनी कक्षा के बालकों से दूर रहने लगते हैं। विद्यालय से पलायनवादी बन जाते हैं। मतलब एक तरह से विद्यालय को छोड़कर जाने वाले होते हैं या विद्यालय को छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अलावा कार्यों के प्रति रुचि का अभाव होता है। जो बालक पिछड़े होते हैं वो कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं। सीखने की दशा में कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीखने की दशा में वो कमजोर होते हैं। इसके अलावा पिछड़ेपन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? सामान्य पिछड़ापन, वह बालक जो सभी विषयों में समान रूप से कमजोरी प्रदर्शित करता है।
वो सामान्य पिछड़ापन होता है। और एक विशेष पिछड़ापन होता है जब कोई बालक किसी एक विषय में विशेष रूप से कमजोर होता है, वो विशेष पिछड़ापन का प्रकार है। पिछड़े बालकों के लिए किए जाने योग्य कार्य, यानी जो बालक पिछड़े हुए हैं उनको अपने सही अवस्था में लाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो पहला है उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या, सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ छोटा पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान करना, विशेष व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति। ये क्या है, एक तरह से पिछड़े बालकों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं जो उनको एक सामान्य अवस्था में लाया जा सकता है। इसके अलावा एक नोट लगा के लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। अभिसारी, अभिसारी, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो अभिसारी इसमें चिंतन पाया जाता है। इसके अलावा अपने और बात करते हैं मंदबुद्धि एवं बाल अपराधी बालक। अब मंदबुद्धि में क्या होता है, समाज में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो एक बार बता देने के बाद उस कार्य को उसी रूप में करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि की संज्ञा दी जाती है। नोट, मंदबुद्धि बालकों को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में ऐसे बालकों के विकास हेतु ब्रिटेन ने एक एक्ट बनाया, जो एक्ट था मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट। इसको अपने शॉर्ट MDA भी कहते हैं, MDA। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने अपने हिसाब से जो डेफिनेशन दी थी, वे बालक मंदबुद्धि होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। वर्तमान समय में अमेरिका की संस्था AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी, जो संपूर्ण विश्व में मंदबुद्धि बालकों के विकासार्थ प्रयासरत है, जिनके निम्न कार्य हैं: मंदबुद्धि की पहचान करना, मंदबुद्धि के लिए कार्य करना, राष्ट्र विशेष में विकास। इसके अलावा देखिए मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। रमन के अनुसार बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। और दो नंबर देखिए, बता देने के बाद भी कार्य करने में असफल होते हैं, अन्य बालकों से मित्रता करने में डरते हैं, सभी प्रकार के वातावरण से भय खाते हैं तथा एकांत प्रिय होते हैं, मतलब एक अकेले रहना पसंद करते हैं, सदैव भोजन की चिंता रहती है, कार्य में बहुत कम रुचि रखते हैं, परिजनों से भी दूरियां बनाकर रखते हैं। ये मंदबुद्धि बालकों की एक तरह से विशेषताएं हैं। अब देखिए आगे, मंदबुद्धि बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। ऐसे बालकों के मन में भय को दूर करने के लिए परिवार व समाज में प्रेम मिले, विमंदित विद्यालयों की व्यवस्था हो, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा समाज के लिए इन बालकों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बालकों के विकास हेतु मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बाल अपराधी बालक, यानी ऐसे बालक भी विशेष व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं जिनमें अपराधी बालक आते हैं। तो अपराधी बालकों के बारे में अपनी बात करते हैं। जब किसी बालक के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य किया जावे, यानी कोई काम किया जाए जो सामान्य बालक सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अनुचित हो, बाल अपराध श्रेणी में आता है। स्किनर ने बाल अपराधी की डेफिनेशन या अपने अनुसार बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जब कोई ऐसा कार्य करता है जो वयस्क के द्वारा किए जाने पर दंडनीय हो, तो वह बाल अपराध कहलाता है। ये स्किनर की
एक डेफिनेशन थी। टीली ने भी अपराधी बालक के बारे में बताया था, एक बालक के द्वारा सामाजिक आचरण से हटकर किया गया कार्य बाल अपराध कहलाता है। उसके बाद है बाल अपराधी की विशेषताएं, यानी वो बालक जो अपराधी होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। किसी भी बुद्धि लब्धि या श्रेणी का बालक बाल अपराधी हो सकता है यदि वह समाज से हटकर व्यवहार करता है। ऐसे बालकों का शरीर संगठित, मजबूत तथा नसें उभरी हुई होती है। सामाजिक संसाधनों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। सार्वजनिक स्थलों, वाहनों आदि पर अपशब्द लिखना, अपनी कक्षा के बालकों को परेशान करना, व्यवस्थाओं में बाधा पैदा करने वाले होते हैं। विद्यालयी वातावरण को बिगाड़ने का काम करने वाले होते हैं और शिक्षक के कार्यों में बाधा पैदा करने वाले होते हैं। तो ये अपराधी बालकों की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए, बाल अपराधी बालकों के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या है। शारीरिक श्रम के कार्यों में संलग्न रखें, बाल सुधार गृहों की स्थापना करें, विशेष व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति करें और स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति का अवसर देवें। तो इस तरह से ये क्या है, बाल अपराधी बालकों के बारे में ये अपना टॉपिक है। उससे आगे अपने कल पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो अपने नोट्स हैं वो अच्छी तरह से इनको आप रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे और आने वाले जो रीट है या साइकोलॉजी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके आगे या परीक्षा में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।